नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका चाणक्य न्यूज इंडिया झारखंड में। मैं हूं आपके साथ गोविंद। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य अतिथि अनुपमा सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कुश्ती भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा खेल है जो अनुशासन और मानसिक मजबूती सिखाता है। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है कि आज हमारे बोकारो में कुश्ती का आयोजन हुआ है, जो झारखंड स्तर पर कुश्ती का आयोजन हो रहा है। हम लोग बहुत हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे बोकारो में झारखंड राज्य स्तर पर जो आयोजन किया जा रहा है हमारे बोकारो कुश्ती संघ के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह जी द्वारा। तो इसके लिए मैं इनको पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बच्चों को जो यहाँ लाने का उन्होंने काम किया। करीब 200 के करीब खिलाड़ी पूरे झारखंड से यहाँ आए हैं, जिसमें हमारी बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी मौजूद हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि आज भी ऐसे खेलों को जो सदियों से चला आ रहा है, ये नया खेल नहीं, ये बहुत ही पुराना खेल है जिसको कई सालों से दबाया जा रहा था, लेकिन हमारी बेटियों ने जो करके दिखाया है, जो विश्व स्तर पर भारत के कुश्ती का नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है, उनके द्वारा आज ये संभव हो पाया है कि हमारे बच्चे इसकी तरफ आकर्षित होकर आज इस खेल को और भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य कुश्ती संघ एवं बोकारो जिला कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज बोकारो के शिशु मंदिर प्रांगण इस ग्राउंड में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय जो प्रतियोगिता है, इससे हमारे बोकारो के सभी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, चास उपनगर में, विस्थापित क्षेत्र में कुश्ती के प्रति लोगों में एक उत्साह का वर्धन होगा। कुश्ती भारत की परंपरागत खेल है। हजारों वर्षों से कुश्ती से समस्त विकास होता है, मन तन सन सबका विकास होता है। हम कुश्ती के प्रति आशा, और आपको स्पष्ट बता दूं, भारत में बहुत सारे खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस स्तर पर कुश्ती को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुश्ती ही एक ऐसा खेल है जो भारत ही नहीं विश्व के सभी खेल प्रतियोगिताओं में, चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाई खेल हो या कोई भी खेल हो, सबसे ज़्यादा पदक अगर भारत का आता है, तिरंगा का मान सम्मान अगर कोई सबसे ज़्यादा ऊंचा करता है तो वह है कुश्ती, और कुश्ती से ही सबसे ज़्यादा पदक आते हैं। आज कुश्ती के खिलाड़ी अभावग्रस्त हैं। हम जिला प्रशासन से, अपनी राज्य सरकार से सदैव मांग करते हैं कि खेल एवं खिलाड़ियों के बढ़ावे के लिए आप काम कीजिए। बोकारो जिला में एक मैट नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रामगढ़ आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यक्रम में हजारीबाग सांसद रोशन लाल चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बाबला सहित कई नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन से संगठन को नई मजबूती मिलेगी और आगामी चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड और आज निर्मल महतो चौक रामगढ़ जिला के इस धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जय श्री राम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन से पूरे झारखंड के भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उनके आने से संगठन में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है और उन्होंने जो संदेश दिया है कल हम लोगों को, निश्चित रूप से उनके संदेश से संगठन मजबूत होगा और आने वाले समय में झारखंड में जब भी चुनाव होगा, इस बार भगवा लहरेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी और झारखंड का सर्वांगीण विकास करेगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए रविवार खास रहने वाला है। JPL 2026 T20 ट्रॉफी आज गिरिडीह पहुंचेगी। रांची टाइम्स की पूरी टीम ट्रॉफी के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेगी और क्रिकेट
प्रशंसकों से मुलाकात करेगी। सलूजा गोल्ड कार्यालय से दोपहर 3 बजे ट्रॉफी यात्रा की शुरुआत होगी। आयोजकों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य क्रिकेट को गांव-गांव तक पहुंचाना है और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना है। ट्रॉफी और खिलाड़ियों के स्वागत को लेकर जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्सव भवन में अखिल भारतीय क्षेत्रीय चंद्रवंशी समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आज़ाद के मार्गदर्शन में हुई बैठक में देश भर से आए पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में संगठन विस्तार, समाज की एकजुटता, राष्ट्रीय परिषद की आगामी बैठक और सामाजिक उत्थान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने शिक्षा, आर्थिक विकास और राजनीतिक भागीदारी में समाज की मजबूती भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आज जो कार्यकारिणी सभा की बैठक की गई, बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई और आगे की रणनीति क्या है? जैसा कि आप लोग देखें कि झारखंड की ऐतिहासिक धरती धनबाद में अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज बैठक चल रही है, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक किस स्थान पर, किस दिन पर रखा जाए। इस मुख्य बिंदु पर चर्चा चल रहा है और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आज़ाद जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में संगठन किस प्रकार मजबूत हो, इस पर चर्चा चल रहा है, ताकि हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक भागीदारी भारत के लोकतंत्र में मजबूती से उपस्थिति रखा जा सके। धनबाद में आपके द्वारा चंद्रवंशी समाज को जोड़ने के लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, इसके तहत ये बैठक की जा रही है? निश्चित रूप से धनबाद क्षेत्र का अगर हम लोग बात करें, विशेष रूप से जब से मैं झारखंड प्रदेश का युवा अध्यक्ष चुना गया हूँ, तो हमने निरंतर जो भी हमारे समाज के पीड़ित हैं, हम लोग उनके पास जाके उनकी समस्याओं का जिस प्रकार भी समाधान किया जा सके करने का प्रयास किया हूँ। और निश्चित रूप से जिस परिवार से मैं आता हूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ, मुझे गर्व की अनुभूति होती है। मैं सदैव अपने समाज के हित के लिए कार्य करता रहता हूँ। कार्यकारिणी बैठक क्या क्या चर्चाएं हुई? आज अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है। महासभा का जो वार्षिक बैठक जो होती है और फिर उसके बाद आम सभा होती है, उसके तैयारी के लिए, उसका जगह के लिए आज सारे प्रदेश से लोग आके बता रहे हैं, उसका सुझाव दे रहे हैं कि कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वो 2 दिन का कार्यक्रम होता है और दूसरे दिन आम सभा होती है। उस जगह का चयन के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना चिंतन मनन कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपका कब है? अगले महीना में है राष्ट्रीय परिषद की बैठक। तो कहाँ पे होगी? उसी का तो यहाँ पे अभी हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं? हम लोग मुद्दा क्या है, समाज को जो अंतिम पायदान में लोग हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ा है, और जो हमारा समाज कहीं कहीं पे बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको सबको मुख्य धारा में लाने की कोशिश। अभी तक कितना राजनीतिक भागीदारी कितना प्रतिशत मिल पाया झारखंड और बिहार में? झारखंड में भी मिला है, मिला था, अभी नहीं है, लेकिन बिहार में तो है। महासभा जो आगे जून में होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आप लोग के द्वारा किया जा रहा है? किन बिंदुओं पर ध्यान रखना? अभी आपको कैसे बता दें, गलत बात है। उस दिन होगा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बात होगी और दूसरे दिन आम सभा में सब बात सामने आएगी। नाम बताएं सर। अशोक आज़ाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा। IIT ISM के पेनमैन ऑडिटोरियम में आयोजित मार्गदर्शन 4.0 कार्यक्रम में विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर राम कुमार ने विद्यार्थियों को सफलता के लिए
अनुशासन, समय प्रबंधन और एकाग्रता का महत्व बताया। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों को बेहतर करियर चुनने और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। उनको मैं अपने एवं विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और जहां तक रही कोचिंग की, तो कोचिंग भी एक शिक्षा लेने में माध्यम है। जैसे अगर आप पुराने समय में जाएंगे तो जहाँ जो है एक श्यामल कलर का जो है पटल होता था, जिसको ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद जो है डिजिटल बोर्ड आया। उसके बाद जो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, AI, चैट GPT इत्यादि इत्यादि, ये सब भी शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम है, या विद्यार्थी को अपनी जिज्ञासा जानने के लिए जो क्वेश्चन है समझने के लिए एक माध्यम है। मेरे विचार से उसी प्रकार से कोचिंग भी एक माध्यम है, चाहे कोई भी हो माध्यम। हमारे विद्यार्थी जब स्वयं परिश्रम करेंगे, स्वयं जो है देखेंगे, स्वयं समझेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं प्रयास करेंगे, वो सबसे जो है उत्तम माध्यम है। और ये सबके लिए एक सहयोग के रूप में कार्य करेगा। और ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसका रूप स्वरूप जो है बदलता रहेगा। आज जैसे AI है, AI से आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे वॉइस के फॉर्म में या रिटन के फॉर्म में, किसी भी लैंग्वेज में, जो भी उपलब्ध लैंग्वेज है उसमें शंका का समाधान करेगा। पहले ये गुरु लोग करते थे, अब AI। लेकिन AI व्यक्ति का न विकल्प था, न है, न होगा। क्यों, जितना आप पूछेंगे उतना ही बताएगा। उसके पीछे का भाव AI अभी तक जितना है वो नहीं समझ में पाएगा। इसलिए गुरु का स्थान पहले भी सर्वश्रेष्ठ था, आज भी सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और गुरु को प्राप्त करने का स्थान अलग अलग है, चाहे आप स्कूल से प्राप्त करिए, चाहे शिक्षण संस्थान से प्राप्त करिए, या आप वॉइस के रूप में प्राप्त करिए, या किसी रूप में। किसी से तो अपनी जो जिज्ञासा है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको पूछ के निदान करना जरूरी है। और जैसा बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया है कि एकाग्रचित्त होके सच्चे मन से ध्यान लगा के सतत प्रयास करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सर एक सवाल इसे थोड़ा सेंटर देखिए, इसको मैं इस रूप से लूँगा कि आदिकाल से प्रतिद्वंद्विता थी, वर्तमान समय में प्रतिद्वंद्विता है, आगे भी प्रतिद्वंद्विता रहेगी। लेकिन कोई भी चीज़ जो है, जैसे हमने अपने लेक्चर में बताया, क्रोध के रूप में मत करिए। मन को शांत प्रिय रखेंगे तो डिसीजन आपका जो है अच्छा होगा और वो टिकाऊ होगा। कभी कभी क्रोध में आने से होता क्या है कि जो है विवेक का नुकसान हो जाता है। और जब विवेक का नुकसान होता है तो उस क्षण कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है, और उस क्रिया प्रतिक्रिया को अगर व्यक्ति सही ढंग से एनालिसिस नहीं करता है तो फिर रिवर्स क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, और हर एक चीज़ का सेचुरेशन होता है। और जब ये सेचुरेट होता है तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये साइंस भी कहता है, ये मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, ये ऋषि मुनि भी कहते हैं, ये माता पिता भी कहते हैं, ये गुरु भी कहते हैं। उसकी अच्छाइयों को, जैसे हमने अपने भाषण में भी यही बताया था, हर जगह की आप अच्छाइयों को लेते रहिए। जिस समय जो कार्य है उसको करिए और मन लगा के करिए। बच्चों का जो प्रोटेस्ट है सर, बच्चों का मैं जो है एक शिक्षाविद हूँ, और मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी। जिसका जो कार्य है अपने समय, अपने उम्र, अपने सिचुएशन, अपने अवस्था, अपनी सहजता के हिसाब से जो हमारा कार्य निर्धारित है, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए।
आज का जो मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजन हुआ है धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से हुआ है, ये कोरोना की उपज है। और जहां रिजल्ट का मारामारी हो रहा है ना कि हम इतना रिजल्ट दे दिए हैं, तो हमने चैलेंज किया था धनबाद के सारे इंस्टीट्यूशन को, अगर आपने रिजल्ट दिया है तो अपने बच्चों को उस मंच पे खड़ा कीजिए और वहाँ पे सम्मानित करवाइए उसके गार्जियन के साथ, शिक्षक के साथ। तब पता चलेगा कि सही रिजल्ट कौन दे रहा है, कौन संस्थान अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मार्गदर्शन का मेन उद्देश्य ये है। और जैसा कि पूर्व में भी हमारे जिला के टॉपर रही, स्टेट का टॉपर रही है, और धनबाद जिला से फिर इस बार साइंस के टॉपर जो है धनबाद जिला से ही है, तो ये सबसे गौरव की बात है। ये गौरव का क्षण है, क्योंकि उस पोजीशन को बरकरार रखना बहुत ही बड़ी बात होती है, और हमारे बच्चे उस पोजीशन को बरकरार रख पा रहे हैं। आगे भी इस तरह का रिजल्ट हो, झारखंड टॉप यहाँ से निकले, नेशनल टॉप यहाँ से निकले, एकदम बिल्कुल उम्मीद करेंगे सर कि नेशनल लेवल पे जाए, और बच्चों को जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को बुलाए हैं हम लोग मार्गदर्शन करने के लिए कि भाई आखिर 12th के बाद किस क्षेत्र में जाए। कोई बच्चे आर्ट्स लेना पसंद करते हैं, कोई बच्चे कॉमर्स लेना पसंद करते हैं, कोई साइंस लेना, कोई टेक्निकल, कोई नॉन टेक्निकल, कोई एनिमेशन, कोई AI के तरफ जाते हैं। तो उसका ही मार्गदर्शन अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि यहाँ पे कर रहे हैं। सहूलियत के लिए ही बनाया गया, इसका नाम ही मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन में क्या क्या गाइडलाइन आप लोग सारी गाइडलाइंस एजुकेशन से रिलेटेड, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारा जिस फील्ड में इंटरेस्ट है तुम उस फील्ड से किस किस तरफ तुम मूव कर सकते हो। सपोज कोई बच्चा बायोलॉजी लेता है, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बने, बॉटनी जूलॉजी लेके ऑनर्स कर सकता है, PhD कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। अब केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच आया है जो 100% प्लेसमेंट है अभी के दौर में, तो सब जगह बच्चे हैं 10+ के बाद वो सोचते हैं कोचिंग सेंटर का समागम है। धनबाद जिला के जितने कोचिंग सेंटर से हमने तो ओपनली कहा, जो रिजल्ट दिए हैं अपने बच्चों को लाए, इस मंच पे लाए, उनके गार्जियन को लाए, उनके शिक्षक को खड़ा करें। तब तो नहीं न कह पाएंगे कि मेरा रिजल्ट है कि दूसरे का रिजल्ट है। रिजल्ट की आड़ में जो चल रही है फर्जीवाड़ा, वो बंद होगा इस मार्गदर्शन। हम लोग तो पूर्व से चला रहे हैं, पटना से कोई मतलब हम लोग को इस चीज के लिए है नहीं। ये घटना हो सकता है, ले सकता है, आप जोड़ सकते हैं उस घटना से, क्रम में जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग का शुरू से ये रहा डिसीजन कि भाई रिजल्ट दिए हैं तो हम सार्वजनिक मंच पर दिखाएंगे। बड़ा फेलुअर है, सिस्टम फेलुअर है। देखिए, आर्थिक, समय, एज, सारा चीज पर उसका इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई क्रिकेटर पिच पे टिका हुआ है और बैटिंग कर रहा है दनादन, उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दीजिए, फिर से उतारिए, तो उस तरह से नहीं खेल पाएगा। तो जो बच्चों का लय है ना, जिससे वो तैयारी कर रहे हैं, उस अपनी तैयारी के बाद वो एग्जाम दिए, क्रैक किए, उसका रिलैक्स मोड में चले गए, पता चला पेपर लीक, सारा चीज खत्म। क्योंकि कंटिन्यूटी जरूरी है, कंटिन्यूटी गया सब चीज चला गया। छात्रों को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज सरकार को ध्यान रखना है। मैनेजमेंट आपका है, आप कर क्या रहे हैं, आप कैसे फेलुअर हो जा रहे हैं। क्वेश्चन तो ये है कि सिस्टम में होल है, और कोचिंग वालों पे आ जाता है कि कोचिंग वाला करवाया। आप किससे पेपर तैयार करवा रहे हैं कि पेपर लीक कर दे रहा है? आप किस पदाधिकारी को दे रहे हैं कि पेपर लीक कर दे रहा है? आपके पदाधिकारी में दोष है, आपके सिस्टम में दोष है। जवाबदेही तय नहीं होना बड़ा कारण है। नहीं, जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है। ये तो हो ही नहीं सकता। सरकार अपना पल्ला झाड़ ले, दूसरा मुद्दा में भटका दे, वो अलग मैटर है। लेकिन दृष्टिकोण है कि देखिए अभी तो सारे बच्चे नीट वगैरह कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट का पेपर लीक हो रहा है, सारे चीज का पेपर लीक होता है। कुछ पता चलता है, कुछ पता नहीं चल पाता है, बस इतना ही है। पकड़ा गए तो आप चोर है, और नहीं पकड़ाए तो हम बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अच्छा, यहाँ टोटल हम लोग जो है 52 कोचिंग्स भाग लिए हुए हैं इसमें, और 52 × 10 520 बच्चे हमारे पास। बोकारो पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी नाथू सिंह मीना के निर्देश पर CEIR पोर्टल के माध्यम से चलाए गए विशेष अभियान में विभिन्न थानों में की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 46 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। सत्यापन के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की और पुलिस की सराहना की। पुलिस ने लोगों से मोबाइल गुम होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार शहरी क्षेत्रों में लगातार शिकायतें आ रही थी मिसिंग मोबाइल की।
उस पर तो कार्रवाई करते हुए शहर क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों ने लगभग 46 मोबाइल को बरामद कर आज एक कार्यक्रम रखा गया है। उन बरामद मोबाइल को उनके जो रियल मालिक है उनको वापस करने का हम इसलिए सभी आमजनों से भी अपील करते हैं, अगर आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे अथवा सरकार द्वारा जारी CVI पोर्टल में इसका जो भी वांछित विवरणी है भरें, जिससे तत्काल पुलिस आपको मोबाइल को ढूंढ कर वापस करने में मदद करे। कौन कौन से मोबाइल हैं, महंगे मोबाइल भी इसमें शामिल हैं? हाँ, इसमें कई महंगे मोबाइल भी शामिल है। इसमें सभी कंपनी के आईफोन भी मैं देख रहा हूँ, आईफोन है, वीवो है, बहुत तरह तरह के ब्रांड के हैं। मोबाइल किसी भी ब्रांड का हो, जो पब्लिक जिसके लिए जो मोबाइल जो उसका डेटा रहता है, बहुत आजकल हर चीज़ मोबाइल पर ही होता है, वो डेटा चला जाना सबसे बड़ा दुख की बात होता है। तो कोशिश करते हैं कि सभी को उनका मोबाइल किसी तरह, मोबाइल एक पर्सनल चीज़ है, बहुत पर्सनल जुड़ाव से जुड़ा होता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। विस्थापित नेता राजू दुबे ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर भाकपा माले की सदस्यता ग्रहण कर ली। सेक्टर 8B स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में निरसा विधायक अरूप चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राजू दुबे ने कहा कि विस्थापितों, युवाओं और आम लोगों की समस्याओं को मजबूती से उठाने के उद्देश्य से उन्होंने यह निर्णय लिया है। वहीं विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि राजू दुबे के पार्टी में आने से संगठन को मजबूती मिलेगी और जन सरोकार के मुद्दों को और प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा। नहीं, देखिए, छोटी छोटी परिवर्तन से ही बड़ी परिवर्तन आती है और सेक्टर 8 में राजू दुबे जी के नेतृत्व पे जो भाजपा में भी थे, उनके नेतृत्व में काफ़ी संख्या में महिलाएं पुरुष इस इलाके के ज्वाइन किए। तो हम लोग आशा करते हैं जो शहरी क्षेत्र में खास करके बोकारो में उनके आने से प्रभाव होगी, हमारी संगठन और भी मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी विस्थापितों की जो लड़ाई है वो और भी आगे बढ़ेगी। विस्थापितों की लड़ाई बोलिए या जो ट्रेनी जो है, जो लोग ट्रेनिंग किए हैं, उन तमाम लोगों की लड़ाई बोलिए, ऐसे लोगों की लड़ाई, ऐसे बच्चों की लड़ाई, अपना भविष्य और भी लड़े। देखिए, हम तो झारखंड आंदोलनकारी शुरू से रहे हैं, झारखंड राज्य तो ले लिया, उसके बाद मैंने कांग्रेस बीजेपी सबको देखा। जब जब यहाँ पर विस्थापितों पर अत्याचार हुआ है, यहाँ के मजदूरों पर अत्याचार, लाल झंडा माननीय विधायक कामरेड अनूप चटर्जी आगे खड़े हुए हैं। इनसे हम काफी प्रभावित हैं, इसलिए हमने इनके सानिध्य में भाकपा माले ज्वाइनिंग किया और यहाँ के विस्थापित और मजदूरों का आंदोलन को हम चरम सीमा पर ले जाएंगे। उसी तरह जिस तरह हमने झारखंड लड़ के लिया है, उस तरह लड़ के हम विस्थापित और मजदूरों को न्याय दिलाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया झारखंड के साथ। विदा चाहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।